व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग कराची पीएमए हाउस में मौजूद हैं, जहां पे एक कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया गया है। यहां पे बात हो रही है आज कराची के ओनरशिप की। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि जो हमारे स्पीकर्स हैं वो क्या बताते हैं। यानी कि तालीम का हसूल, और दूसरा इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूँगी, रोज़गार के बारे में। जहाँ तक तालीम के हसूल की बात है तो एजुकेशन अटेनमेंट की कैटेगरी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम सोशल चेंज देख रहे हैं, क्योंकि कितने लोगों ने कितनी तालीम हासिल की है, प्राइमरी लेवल की, मैट्रिक, यूनिवर्सिटी में भी बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है। जितनी आपकी एजुकेशन अटेनमेंट ऊपर होगी, यानी कि अगर आप मैट्रिक के बजाय अगर आपने बैचलर्स किया हुआ होगा या मास्टर्स किया हुआ होगा औरतों के केस में, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स भी मिलना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें या मर्दों को देखें तो उसमें ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती है। उसमें अगर आपकी एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स को बेहतर नहीं कर रहा। 1981 और 2017 के दरमियान कराची की एजुकेशन अटेनमेंट बढ़ी है खासी, सारे ही लेवल्स पे, प्राइमरी, मैट्रिक, बैचलर्स और मास्टर्स में। लेकिन जिस रफ्तार से 1981 और 1998 के दरमियान बढ़ी थी, उससे हल्की रफ्तार पे 1998 और 2017 के दरमियान बढ़ी है। और लाहौर और दिल्ली में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो 1981 से 98 के सेंसस थे उनमें हल्की रफ्तार से बढ़ी थी, और 98 से 2017 में बहुत ज़्यादा बढ़ी है कराची के मुकाबले में। फीमेल ग्रेजुएट्स की बात की जाए तो 2017 में कराची में 12% थी, और लाहौर में इसके मुकाबले में 14.63%, दिल्ली में तकरीबन डबल परसेंटेज थी, 21.5%। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्राइमरी एजुकेशन की, तो 2017 में 66% लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है कराची में, और लाहौर में 69% है ये फिगर, और दिल्ली में 76% है। तो इसमें भी लाहौर और दिल्ली हमसे काफ़ी आगे हैं। और कराची के डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के फिगर्स सबसे अच्छे हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज़्यादा लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन हासिल किया है, 75%, और सबसे लोएस्ट जो कराची में है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर है, उसमें 54.6%, यानी कि तकरीबन 20% का डिफरेंस है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट मलीर के दरमियान प्राइमरी एजुकेशन में। फीमेल्स की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 75% फीमेल्स ने प्राइमरी एजुकेशन हासिल किया है, और सिर्फ 48% फीमेल्स ने डिस्ट्रिक्ट मलीर में हासिल किया है, जो कि लोएस्ट है। तो यहाँ भी तकरीबन 30% का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। मैट्रिक भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हाईएस्ट है, 54% लोगों ने कराची में मैट्रिक किया हुआ है, और लोएस्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है 29.3%, और डिस्ट्रिक्ट मलीर का उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है 31.6%। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 54% और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट 29%, इसमें भी तकरीबन डबल का फ़र्क है। फीमेल्स के लिए 55% फीमेल्स ने मैट्रिक किया हुआ है कराची में, और सिर्फ 26% ने डिस्ट्रिक्ट मलीर में किया है, जो कि लोएस्ट है। जहाँ तक ग्रेजुएट्स की बात है तो ग्रेजुएट्स यानी कि जिन्होंने बैचलर किया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज़्यादा है 22%, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 17.3%, और लोएस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मलीर, उसमें सिर्फ 7% है, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सिर्फ 4.3% है। तो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 22% है, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सिर्फ 4% है। और मास्टर्स की अगर बात की जाए तो वो भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में सबसे ज़्यादा है, और डिस्ट्रिक्ट मलीर और वेस्ट में सबसे कम है। डिस्ट्रिक्ट साउथ और कुरंगी के कहीं बीच में आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। और
इसका आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि अगर हम नंबर वाइज देखेंगे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है एजुकेशन अटेनमेंट में, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट मलीर और ईस्ट में भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन परसेंटेज जब हम निकालते हैं उनकी पॉपुलेशन की इंक्रीज़ के हिसाब से, तो पॉपुलेशन जो परसेंटेज चेंज है वो बहुत कम है। ये फिगर्स हैं, ये मैंने पिछली स्लाइड के साथ बता दिए हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा एक ये चीज़ वाज़ेह हुई कि औरतों के जो फिगर्स हैं एम्प्लॉयमेंट में वो बहुत कम हैं। अभी 6%, 7% इस तरह से 2017 में औरतों के फिगर्स हैं। अगर हम लोग 1981 की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के रेट्स लाहौर में सारी कैटेगरीज में ज़्यादा थे, कराची में औरतों के लिए ज़्यादा थे। अगर आप डिफरेंसेस में देखें कि ओवरऑल पॉपुलेशन 35% थी जिसके पास जॉब थी लाहौर में, और कराची में जो फीमेल पॉपुलेशन की हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है वो 3.7% है। और इसमें सेंसस में उन्होंने जो कैटेगरीज बनाई थी उसमें एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने जो फिगर्स ऐड किए थे उसमें हाउसकीपिंग और अनपेड फैमिली वर्क की भी कैटेगरीज थी, और जो एम्प्लॉयड कैटेगरी थी उसमें लिखा था एम्प्लॉयड प्लस अनपेड फैमिली वर्क। तो ये जो ख़वातीन के फिगर्स हैं सिर्फ 3.7%, इसमें सेंसस के हिसाब से औरतों का अनपेड फैमिली वर्क भी शामिल है। और ये बात समझ से बाहर है क्योंकि हमारे माशरे में ज़्यादातर घर का काम ख़वातीन ही संभालती हैं, तो अगर उसको भी ऐड करके सिर्फ 3.71% औरतें एम्प्लॉयड नज़र आ रही हैं तो इसमें फिगर्स में यकीनन कुछ खराबी है, ये सही नहीं हो सकते। 1981 में लाहौर में बेहतर कारकर्दगी थी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। 1998 में कराची में बेहतर हो गए थे फिगर्स लाहौर से, और 2017 में फिर से लाहौर में बेहतरी आई है कराची के मुकाबले में एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जो बेहतरी आई भी है लाहौर में 2017 तक वो इतनी नहीं आई, क्योंकि 1981 में इन तीनों सेंसस में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट फिगर्स थे। 1998 और 2017 के जो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं वो 1981 के लेवल तक भी नहीं है। इससे ये साबित होता है कि कराची की जो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हो गई है, और अगर यही सिलसिला चलता रहा इस तरह तो फिर कराची के फिगर्स इस मतलब लाहौर से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और एक और चीज़ ये भी नोट करनी ज़रूरी है कि जो हमारी फॉर्मली एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है प्रॉबेबली हमारे सेंसस रिजल्ट्स में उन्हीं को काउंट किया गया है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं दी हुई एम्प्लॉयड पर्सन की, इसलिए हमें नहीं पता कि उन्होंने इनफॉर्मल मुलाजमत को काउंट किया है या नहीं, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये कि उन्होंने इनफॉर्मल मुलाजमत को काउंट नहीं किया। अगर करते तो फिर सिचुएशन यकीनन और बहुत डिफरेंट होती। What we consider to be the shortcomings of the census, and what we hope that our analysis will I'm sorry. Yes. So when we were analyzing census, when we were looking at the trends, it wasn't just the trends that we wanted to look at. We also wanted to see how the census can be improved for the next time that it occurs. And we saw that there were several things that were missing in especially the 2017 census, which weren't maybe missing in the 1998 census or the 1981 census, but they were right now in the 2017 one. So for example, one of the things that we noticed was that Karachi and Lahore social indicators, yes, they are far behind as compared to Delhi, especially when you take in literacy and education attainment. Delhi is much better than Karachi and Lahore, and we really need to think about what is happening in Pakistan
where we are not able to cater to our children, where we are not able to cater to our students. And this is before COVID. If you look at COVID, the situation has worsened much more. And literacy rates for females have increased, agreed, but are they translating into jobs for them? And then we've also seen that marriage rates for women have increased in Karachi again. They were 24% in 1981, then they fell to 18%, and are rising again to 20%. Whereas in Lahore, this has not happened. Lahore has stagnated at 18%. It is still at 18%. Then female employment rates for the age group 10 to 24, and we've taken 10 to 24 because they've given that in the census. Initially, our age group was 15 to 24, but we have taken in 10 to 24 for this category. And they've doubled in percentage terms in nearly every district. And we really need to think about the fact that this is 10 to 24, which means that these children are not in school, which means this is child labor. And what are we doing for that? So why this even a category is something that we need to consider. Employment rates for females are higher in Karachi as compared to all of Sindh, including Karachi. So for Karachi, they would be 6.75, and then for Sindh, they would be 6.5. So minor gap, but Karachi is still higher. Then they've increased, employment rates for children have increased across the board, by the way, from 27% to 33% as given over here. Then literacy rates, despite the fact that between 1981 to 1998 there is a 17-year gap in the census, between 1998 to 2017 a 19-year gap shows only a marginal increase in the literacy rates. And aside from that, a proper comparison between the various districts of Karachi isn't possible because the taluka boundaries keep changing. So we don't know, we can't really make a proper comparison between, for example, demography and education attainment. Then utility provision is something that I have already discussed before, but I do want to point this out because I just went to Paharganj today, and they have about 12 hours of load shedding per day, and their bills, electricity bills, are still 8,000 per month. How is that happening? Why is the census telling you a statistic that is not possible? It is, and we have various journalistic reports as well, news reports as well, that Karachi is not properly provided for. I'll go back to the shortcomings, which I missed earlier, sorry. So the census and its problems are numerous. One of these is the fact that the census does not have definitions where the tables are given. You have to go to the Pakistan Census Report or the Sindh Census Report, which are different summaries of the tables that are given in the actual census. And even over there, only a few categories are defined, not all of them. So for example, what is owned housing? What do they mean by owned housing? What is rent-free housing? And when you come to employment, what is unpaid family labor? Or even what is housekeeping? Are they included? Are they not included? What have they added in their employment figures is not given. Then this is a glaring problem with the census report, is that household and housing units have been given as equal, and this is something that Arsa mentioned earlier. This means that there is no housing shortage in Karachi. But a household has also been defined as comprising a shared cooking arrangement or an eating arrangement. And yet only 97% of houses, sorry, not only, but 97% of houses have been said to have kitchens. So does that mean the rest of them are not households or housing units? This is not clarified. And this is something that needs to be done in the next census. Zoha discussed the fact that female employment figures are incorrect, not only because females do most of the household labor, but also because a large number of females are working on contract labor, where they are provided with raw materials from middlemen, and but they do not consider themselves employed. So they do not put themselves in the category of employed when a census officer comes to ask them. So
what happens then? They're not considered employed. But that puts the actual figures much higher, right? Last but not least, the census does not include any health statistics. And Sindh used to have a health infrastructure report every year, but that ended in 2017. That's the last one that we have. After that, we do not know the official neonatal infant mortality figures. We don't know any health infrastructure figures for Sindh, which is something that we really need to think about to include in the next census, which is hopefully going to happen soon. Thank you so much. अंग्रेजी बस ब्रीफली मेंशन करना चाहती हूँ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन अटेनमेंट के हवाले से कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स ज़्यादातर उन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा हैं जहाँ डिवोर्स रेट्स भी ज़्यादा हैं और मैरिटल रेट्स भी कम हैं। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन अटेनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो टेबल्स इस दफ़ा के सेंसस में दिए थे वो कम थे पिछले सेंसस के मुकाबले में, क्योंकि 1998 तक जो सेंसस होता था उसमें फील्ड का ब्रेकडाउन भी होता था, प्रोफेशन का, फील्ड ऑफ स्टडी के आपने साइंस आर्ट्स कौन सी फील्ड में एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं और कौन सी फील्ड में आप एम्प्लॉयड हैं। लेकिन 2017 के सेंसस में ये कैटेगरी भी टेबल्स में मौजूद नहीं थी। अगर ये होती तो इससे मज़ीद हमें क्लैरिटी मिल जाती कि हमारी सोसाइटी का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। थैंक यू। हमारे हसन साहब आपकी टीम बहुत अर्थ के साथ आपने बहुत ही माइन्यूट किस्म की डिटेल के साथ यहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स जो सेंसस से मुताल्लिक़ थे उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया। इसके बाद विदाउट वेस्टिंग मूवमेंट फर्दर बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट, वी हैव टू फिनिश इट बाय 5 एनी हाउ, सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर फजल नूर साहब टू कम ऑन द माइक एंड गिव दिस प्रेजेंटेशन। आवर टॉपिक इज ownership of Karachi. Fazal Noor Sahab is an assistant professor in Sir Syed University and he is an architect and town planner. Aye Fazal Sahab, please. After Fazal Sahab's presentation, we will have some question and answer, and anybody wants to say something, he will be given 2-3 minutes to give a brief comment. Then we will finish and have a cup of tea, inshallah, after that. Thank you for inviting me to speak on the great maritime. But I think after Arif Saab's presentation, we should actually go to discuss what has been presented. I think Arif Saab is perhaps the first person to be presenting an analysis of the population census. I would just like to say that what is important for us to understand is that we are not just looking at population, but since 2000, Karachi's built-up area has increased from 96.7 square mile to 326.33 square miles. So you can see that the built-up area has increased. Karachi division's total area is 3,000 plus square miles. So if you were looking at 97 square miles out of 3,000 plus, then what we are looking at is a very small part of Karachi division. The larger part of Karachi division is the Kirtha range and the National Forest. That area covers a lot. That is the watershed area for Karachi also. It is from there that the three rivers, Malir, Hub and Liari starts. And these are the three areas that give the Karachi its geography and defines its boundary. So if I'm looking at this population,
then I'm looking at actually a density. And so the density that we find in the built-up area, especially in like Karachi Central and Karachi South, especially Liari, we find that these densities go up to about 600 persons per acre. But the way so if we are thinking of trying to plan for Karachi, and we are now like, I don't know why, but the government of Sindh was supposed to launch the 2047 master plan for Karachi on the 14th of August. So they are preparing for a master plan which is of more than 10 years duration. It's like 2047 is the way. And they are following the path which Lahore has already taken of preparing a master plan for 2047. So which is like saying Pakistan will be 100 years old. It is now 75 years old. So and what is going to happen in these big cities in the next 25 years? So they are trying to plan for that. But as I look at Karachi, I feel we need to really have a good population projection based on which we can say how the population in Karachi will increase over the next 25 years. We also know by the British Council report that by 2040, Pakistan will start to age, that we will start to have more senior citizens than youth. And therefore, this demographic change actually means that by that time we will run out of the youth dividend, as we call it. Secondly, we also know that by 2050 or so, from the World Wildlife Report, that major disasters will strike all over Earth, and the possibility of a tsunami in Karachi cannot be ruled out. So there are these two things. There's a big demographic change that's going to come. There's a big disaster, impending disaster. And the third is, of course, there's going to be a very high density. Karachi might go up to more than 1,000 persons per acre. So are we really prepared for that, or are we really preparing for that? The present trend of planning is in piecemeal. You know that the Karachi Neighborhood Improvement Project is doing urban design work in different parts of Karachi. They did the People's Square near the NED and the Sindh Law College. They have done the Malir, and now they are doing the Boat Basin area urban redesign. So this is happening in piecemeal. Then there are people who are doing other things piecemeal also. And there are some sectoral development that is also taking place, which is scattered and which does not tie in with the overall master plan. And we are also seeing these heavy rains coming in and exposing the maintenance preparedness of Karachi. So, all in all, I feel that we are not really prepared. And one of the reasons why we are not prepared is because the institutions that really govern, manage, maintain Karachi or Sindh or Pakistan, those institutions are now obsolete, that does not work. The institutions that are coming up in that place are limited, restricted, and because of many factors, those institutions are not taking root. And now we are sitting here, and as a concerned citizen who are non-political, this is
For me, a new institution. Why a concerned citizen? Non-political. Why are we sitting here and demanding from the government and still non-political? So there's nobody really willing to take up the risk of going out and taking power and authority and bringing about a change. So nobody wants to do that. And this was the accepted way of doing previously. The accepted way of doing of the institution was that people would actually vote into power political parties who would bring about a change. Now that institution and that process is dead. That process doesn't work anymore. So we are now sitting here and trying to work out another way to bring about a change, to address the problems and address the issues. In all this thing, the most important part is information. Right now, the age that we are living in, we cannot do much without information. What we have here is information. What was being presented today is an information. And it has been, when we are trying to make meaning out of that information. I think the discussion after this should be, what does this population census tell us? Does it give us hope? Does it give us an idea about what we need to do in the next step? Or are we just looking at a lot of information overload, as you can find in many WhatsApp groups that you may be a part of? And you'll find this suggestion and that suggestion coming to as a post, as a video. But does it give us an idea about how we can work collectively? Because if we don't work collectively, if we work in our own spheres, without connecting, without synchronizing, there's not going to be much happening. And I feel that forums like these are more or less one of that people come here, listen, they contribute, but then go away, and there's very little follow-up. Then there is another forum held, or there is another seminar held, without really following up on what was done before. And so I feel that we need to strengthen institutions like the Urban Resource Center and make it a focal point for information networking, for information dissemination, for sitting down and trying to make out what does it mean. And right now, there are many people sitting here, but I don't see many people who are from the community and community groups who actually do come to Urban Resource Center, and they are looking forward to people who would be able to provide some expertise, some advice, but there is this gap between this forum and that forum. And we need to close that gap. And this is important. I think closing that gap is a political action. It is all about mobilization. It is all about organizing. It is all about advocacy and leading towards a vision. And here I would end to say that my vision is that by 2027-28, Karachi would be 300 years old. And by that 300 years old, this city, as we know it, will be dead. For me, I already feel that I'm living with a corpse of a city. And I'm living with people who are like vultures feeding on that corpse. And the city has given birth to a new baby. And we are not really nurturing that baby. We need to nurture that baby. We need to
think of, and what is that baby? And for me, that baby is a high-density city. That is a city where there will be more migrants coming in. The migration rate will increase. I think right now the population which call themselves Muhajir is already 40% of the total population. And their proportion would decrease to, I think, something like 35% or somewhere around that by the next census. So they will not be in that majority. That political force and that morality and the privilege that goes with it will be gone. So we will be living in a high-density city. We will be living in a very disaster-prone city. And we will be living in a city where we will think of even people living in, let's say, Malid or Korangi as somebody who are not part of this city. We don't know that. We are only concerned with the problems of the DHA, and the people of Liaquatabad are only concerned about the problem of Liaquatabad. They are not concerned about the problem of Korangi. So this is the type of city we will be living in. And I feel we need bringing people together. This is important. And when I say bringing people together, let's have a scale. This is a 20 million population city, and what we really need is to bring 15 million people together. It is not 150 people together, 15 million people. And we need to have a leverage. It is not that we are going to bring everybody together into a one big jalsa like Imran Khan. We need to be a little more strategic than that. And so this is my thinking, and I feel if we can work toward this is great. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सदनूर साहब, मुख्तसर वक्त में और काफ़ी अच्छी बातें आपने की। लेकिन एक पॉइंट जो मतलब है कि आपने रेज किया, मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आपने ये कहा कि नॉन पॉलिटिकल फोरम हमने रखा है, लेकिन मसाइल हमारे पॉलिटिकल हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक्चुअली ये है कि नॉन पॉलिटिकल हमने ये रेड कलर में और थोड़ा सा इसको बोल्ड करके लिखा है, मतलब ये कि किस्म की एक उसको डेट इज़ ऑल, मतलब इसमें डेलिब्रेट किया है। डेलिब्रेट इसलिए किया है कि यहाँ पे हमारे यहाँ इस मुल्क की रवायत है और इस मुल्क का जो रूटीन है वो ये कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, हर चीज़ में पॉलिटिक्स करते हैं हमारे यहाँ। तो हमने इन इश्यूज़ के ऊपर कि जहाँ पे बेसिक राइट्स की बात हो, कि जो लोगों का बुनियादी कानूनी हक है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो राइट ऑफ लिविंग हो, या उसकी रहने सहने का उनका मतलब एक सिक्योरिटी का हो, ये सारी चीज़ें जो बुनियादी हुकूक हैं। तो इन बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर या दुनिया की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हमने कोई सियासत नहीं करनी है। वी हैव टू एक्ट लाइक ए प्रेशर ग्रुप एंड वी हैव टू रेज आवर इशूज एंड कीपिंग एवरीबॉडी इन आवर फोल्ड। किसी का कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है, हम मतलब उससे इंटरेस्टेड नहीं है। हमने उसके ऊपर मतलब है कि वो ठीक है, आप किसी भी पार्टी में हैं, कोई भी आपका नज़रिया है, राइट लेफ्ट सेंटर कहीं का भी हो, लेकिन जब बुनियादी इश्यूज़ की अगर बात होगी तो उसके अंदर कोई आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो बग़ैर किसी पॉलिटिकल मसाइल में उलझे हुए हम सीधे और सादे तरीके से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मसले के सामने रख सकें और लोगों के और जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी दस्तरस तक पहुंचा सकें उसको। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर बहुत सारा ये हो सकता है और फिर हमारे पास कुछ टाइम है थोड़ा सा, तो इसमें कुछ हमारे दोस्त हैं। जी, सवाल ये है कि I see a lot of energy, there are a lot of organizations that are working very hard, and there's a lot of consciousness and awareness of Urban Resource Center है, various urban groups in Karachi, NGOs, PMA, Concerned Citizen Action Forum, then Citizens Alliance, and many similar organizations.
बात ये कि इन लोगों की एनर्जीज आर नॉट कोलेजिंग एंड जेलिंग एंड दे आर नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स। नाउ क्योंकि जो बातें हुई हैं बहुत ही रेलेवेंट है। व्हाट इज अपसेटिंग दिस सेंसस, लुकिंग एट द सेंसस फिगर्स, it's obvious that we will never ever achieve sustainable development goals with the state of affairs that are prevailing today in the government of Sindh, in the government of Pakistan. Never. It will be a pipe dream. वो वैसे ही ग्लोबली उनको पहले क्या थे, वो those were millennial development goals, then they became SDGs. And I don't think जो state of affairs है इसमें ये कभी बदल सकेंगे। मेरा तो ये प्लान था कि मैं पूछूंगा जब सेंसस को देखा कि भाई उसमें बड़े इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। तो विमेन एम्प्लॉयमेंट का मैंने देखा, फिर मैंने उसमें नोट किया कि विमेन एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज कर रहा है। एंड माई क्वेश्चन एक्चुअली जो पहले सवाल था वो ये था कि हाउ मोबिलिटी से मतलब है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट एड्स और हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एंड विमेन गेटिंग एक्सेस टू जॉब प्लेस। उसके बावजूद कि उसकी एब्सेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई नोटिस कि विमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रेवलेशन फॉर मी। हाउ इज इट हैपनिंग आई डोंट नो, बट जब उन सब चीज़ों को मैंने बाकायदा रख के पीछे रखा और मैंने ये बोला कि जनाब जिस मुल्क में SDGs हमारे बिल्कुल ही एबिसमल हैं, मोस्ट डिसमल, वहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे हैं। तो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिसाइड्स सोशल अवेयरनेस, I think political awareness, as much as we are a political group, it has to translate into political objectives, attainable political objectives, remaining civil. Civil action is there something that should be done, and there's another approach. Go to the core problem, go to the crux of it. In this particular case, local government. अभी आपको क्या नजर आता है? Incompetence. अभी आपको क्या नजर आता है? Corruption. अभी आपको क्या नजर आता है? Poor governance. Now, if we can work again all these platforms together, local government का कोई amendment की बात करें, in terms of a constitutional amendment, to give it a safe place in the constitution, a third tier of government, not just briefly mentioned by 2 lines in the constitution, but a detailed framework. What is local government? How to bring it? Provincial Finance Commission or in the implementation, guaranteed lock, stock and barrel in the constitution. My 2 bits. Thank you. थैंक यू अवर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब महबूब शेख साहब, डॉक्टर महबूब शेख, उसके बाद फिर आपको बुलाऊँगा मैं। in Adamji College, DJ College, Aisha Bane College, and a Karachite before partition. My father was a graduate from NED. My uncle taught in DJ, and so me taught. Now I am here. मैं यहाँ पर जो हूँ, हमारे एक थिंक टैंक है नॉन पॉलिटिकल सिंध विजन, उसके प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं कुछ अर्ज करूँगा। हम तो ये सोच कर आए थे, यहाँ पर मेरे और भी दोस्त आए हैं, कि जो टॉपिक है ओनरशिप ऑफ कराची, उसके बारे में गुफ्तगू होगी, लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू सेंसस पे रही और वो हमारे लिए काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ। कराची के बारे में जब भी मीडिया पर, चाहे अखबारात हो या सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू होती है, तो कुछ ऐसा महसूस कराया जाता है कि जैसे कराची इज़ अ सैटेलाइट, उसका इस खित्ते से या इस ज़मीन से, यहाँ के लोगों से जैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आई थिंक लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि कराची इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिंध। और जब ये बात आती है कि ओनरशिप कैसे होगी, तो जब आपके जहन में ये बात होगी कि लाइक लाहौर टू पंजाब, सेम इज कराची टू सिंध, और जैसे कराची की ओनरशिप पाकिस्तान बनने से पहले थी, वैसे ही कराची की ओनरशिप रहेगी। इसमें किसी किस्म की कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। 61 और 62 में जब कराची में गोहर खान
ट्रकों पे लोगों को लेकर आए, अचार लेकर कराची के लोगों ने सरेंडर कर दिया। That was their first surrender। आज मैं आ जाता हूँ इमीडिएटली आज की पोजीशन पे 14 अगस्त पे। इतना बड़ा गैप पे काफ़ी बातें हो जाएंगी, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम दिया है मिर्ज़ा साहब ने। 14 अगस्त को आप देखें कि कराची के तमाम एरियाज में, स्पेशली सी साइड बीच पे लोग निकल आए पता नहीं कहाँ से, ऑल ऑफ सडन कैरिंग द फ्लैग ऑफ ए नेबरिंग कंट्री। और जो लोग हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, जो लोग हमारे गए बीच पे फ्लैग ऑफ पाकिस्तान लेकर, उनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। अनफॉर्चुनेटली किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, पुलिस ने, किसी ने उनको नहीं रोका। तो मैं कराची के लोग जो ओनरशिप चाहते हैं या सोचते हैं या बात करते हैं, उनके लिए मैं निहायत अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पूरे सिंध से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इन लोगों को वापस अपने मुल्क भेजा जाए, लेकिन कराची से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। अगर आप कराची की ओनरशिप का दावा करते हैं, देन यू शुड हैव द करेज कि बोल सकें कि भाई कराची हमारा है और ये आपका नहीं है। कोई 3 हफ्ते पहले आई हैड टू गो टू नादरा ऑफिस, किसी काम से गया। आई वॉज सरप्राइज टू सी कि मैं कराची के नादरा ऑफिस में आया हूँ या किसी और मुल्क के नादरा ऑफिस में आया हूँ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। उनकी ज़ुबान, उनके लिबास, उनकी अंदाज, उनका हाथ चलाना, उनका एग्रेसिव टोन। वी कराचाइट्स वी डोंट हैव, वी आर वेरी हम्बल एंड पोलाइट पर्सन्स। लेकिन उनका वहाँ पर इतना दबदबा था, और वो जो 3-4 अफसरान थे दबे हुए थे। आखिर मैंने एक ऑफिसर से पूछा, वाई यू आर अफ्रेड, डू यू थिंक कि ये लोग हमारे हैं जिनको आप शनाख्ती कार्ड बना कर दे रहे हो? देखिए क्वाइट, बोले सर क्या करें। बस इतना कुछ अर्ज तक था। थैंक यू वेरी मच। जी एक मिनट सवाल करना चाहते हैं? मैं थोड़े कमेंट्स ले लूँ, इसके बाद आप धनंजय साहब आपने मैं अब्दुल खालिद जुनेजो हूँ, कराची में रहने वाला सियासी कारकुन हूँ। बस तमीज़ बांधने के बगैर ही अपनी बात कहता हूँ। मारिफ हसन साहब के तो हम शागिर्द हैं, इसे सीखते रहते हैं और सीखते रहेंगे। और खुशी है कि अब उनकी टीम में यंग ब्लड आया है, जो उम्मीद है कि आइंदा वक़्त में सिखाते रहेंगे। जो मेरे पास कार्ड आया था आज के प्रोग्राम का, उस पर यही लिखा था ओनरशिप ऑफ कराची। तो ये वाकई हकीकत है कि कराची की ओनरशिप पर आज सवाल या निशान लगा हुआ है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, लेकिन ये हक नहीं है। हक ये नहीं है, इसलिए हक नहीं है कि कराची का ओनर में बैठा हूँ। हुआ सिर्फ ये है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, कोई तूफान आया, ज़ुल्ज़ला आया, बारिश आ गई, कुछ गरीब लोग आ गए दरवाजे पे कि हम मजलूम हैं, हमें जगह दे दो। मैंने दरवाज़ा खोला, कुछ मजलूम आए, कुछ गैर मजलूम उनके पीछे आए, और अब इतने लोग आ गए कि मेरी ओनरशिप का बोर्ड उठा के अब लगा दिया गया है कि कराची का ओनर कौन है। क्योंकि भाई अब इसमें एक आदमी नहीं रहता, अब इसमें बहुत रहते हैं, लिहाजा अब इसकी ओनरशिप का फैसला होना है।
तो ये हकीकत तो है कि सवाल है, लेकिन ये हक नहीं है। मिर्जा साहब ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि कराची जो है वो आरफन बन गया है। यस, लेकिन वो आज नहीं बना। उसको आरफन बनाने का सिलसिला 14 मार्च 1947 से शुरू हुआ, क्योंकि इसके जो फादर्स थे जो इसको बनाने वाले थे उनको हमने निकाल दिया, तो ज़ाहिर शहर आरफन हो गया। लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर करने के लिए जदीद कराची को अगर बनाने की हकीकी तारीख देखी जाए तो 3 नाम आएंगे: हरचंद्रा किशनदास, जमशेद मेहता, जेम्स सैयद। 2 को तो नाम लेना यहाँ कुफ्र है, नाम लेने पर पाबंदी है। तीसरे की खुशकिस्मती है कि वो जल्दी चले गए, वरना उनको भी जो देखने पड़ते। तो जाहिर है जब शहर को बनाने वाले जो बनाता है साईं मिर्ज़ा साहब से इजाज़त लेके सिंधी में चवंदा आहिनि जेको ॼणींदो सो न पाईंदो। उसको एहसास होता है, जो माँ बच्चा पैदा करती है उसको एहसास होता है कि इसकी क्या है। वरना हज़रत अली वाली कहानी सबके सामने है कि 2 माएँ जो दावा कर रही थी कि ये बच्चा मेरा है, तो हज़रत अली ने फैसला किया कि चलो अब 2 माएँ हैं तो लिहाजा इनको 2 हिस्से कर दो। तो जो असली माँ थी उसने कहा कि नहीं, इसको नहीं करो, उसी को दे दो। मुख्तसर फिर अब आती है बात ये कि क्या किया जाए और ये क्यों होते हैं। तो ये डॉक्टरों के घर में हम बैठे हुए हैं, डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, तो आज के जदीद दौर में बीमारी का इलाज बाद में होता है, पहले उसको सबब जाना जाता है। इतनी टेस्टें कराते हैं कि इसका सबब असली क्या है, तभी उसका इलाज होगा। अगर बीमारी की कोई कैंसर है, कोई इतनी बीमारी है, आप पेनाडोल खिलाते रहेंगे तो नहीं होगा। तो ये रोड सही नहीं बना हुआ है, करप्शन हुई है उसमें, ये है मसाइल। लेकिन असल मसला ये नहीं है, सिंपल असल मसला है। एक घर है जिसमें एक फैमिली रहती है, मियाँ बीवी हैं, 3 या 4 बच्चे हैं, 600 गज का घर है, उसको साफ रहेगा। अगर उस घर में 15 फैमिलीज आ जाएं, हर एक के 7-8 बच्चे हों, आप कितनी कोशिश करें वो साफ हो पाएगा क्या? वो साफ नहीं होगा, गंदगी होगी, वहाँ मसाला होंगे। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि कराची एक शहर बने, मैं यहाँ बस ख़त्म कर रहा हूँ। एक दिन मैं यहाँ एक प्रोग्राम है, मैं डॉक्टर टीपू से मिलने आया, एक प्रोग्राम चल रहा था, एक बड़े दानिश्वर डान में लिखते हैं, वो यहाँ लेक्चर दे रहे थे और कंपैरिजन कर रहे थे कि न्यूयॉर्क सिटी में कितने इख्तियारात और सहूलतें हैं म्यूनसिपलिटी को और यहाँ कितनी नहीं है। तो मुझे एक सवाल आया, लेकिन मैं चूँकि ऐसे ही आया था तो मैंने उनसे नहीं पूछा कि भाई आपने ये न्यूयॉर्क की कराची से तो सिटी की करते हैं, कभी आपने ये लेक्चर दिया कि अमेरिका में रियासतों को जो हुकूक हैं वो यहाँ सिंध को हुकूक हैं या नहीं है, कभी इस पे बात की? तो इसकी जड़ कराची की देखें आप, आरिफ हसन साहब बैठे हैं, 47-48 के नक्शे उठा के देख लें, फैक्ट फिगर उठा के देख लें, तस्वीरें तारीख उठा के देख लें। कराची क्या था? क्वीन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, ऐसा नहीं था। तो ये जो अनरेगुलेटेड अनलिमिटेड इन्फ्लक्स है, हम ये नहीं कहते कि कोई यहाँ नहीं आए, हम भी दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ भी लोग आए रोजगार के लिए, लेकिन वो रेगुलेट होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। वाहिद वजह है ये अनरेगुलेटेड अनलिमिटेड इन्फ्लक्स होगी। आरिफ हसन साहब सारी ज़िंदगी हमें बताते रहे हैं, अब ये नौजवान लड़के आए हैं, ये भी बताते बताते चली जाएंगी, कराची नहीं सुधरेगा। थैंक यू सर। आप मेरा ख्याल में वहीं बैठ के बात करेंगे, मैं आपको माइक दे दूँ। नेपाल है और मैं आई सर्जन हूँ, एक एसोसिएट हूँ यहाँ PMA से, और फेडरल गवर्नमेंट की एक कमीशन है उसका मेंबर हूँ। आई एम सीइंग इन कराची द अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन
इंक्रीज है, देयर इज अ फेल्यूर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट, इंक्रोचमेंट हो रही है। जो ड्रेनेज के 550 या नाले हैं उनके जो 200 फीट वाइड वाला है वो अभी 30 फीट पे गया। तो देयर इज नो, ये पानी जाएगा कहाँ? देयर इज नो फायर ब्रिगेड एक्यूरेट सिस्टम। और मैं जो देख रहा हूँ पास्ट में, जो पहला कराची का जो हरचंद राय को देखता हूँ, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी, जिसने यहाँ लाइट दी, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है 1913 में। और उसके बाद में जमशेद मेहता को देखता हूँ जो ही वाज द मेयर, तो जो उन्होंने रोड वॉश कराए 2 दफा दिन में। अब इनके बाद 2 लोगों के बाद में जो 33 से लेके 47 तक जो 14 मेयर कराची के बने, उसमें 9 वर द नॉन मुस्लिम। But I have lost the ownership here in Karachi after 47. I am not seeing any future, any chance of the mayor for the non-Muslim. मेरा नाम इसाक सुमरो है। मैं जो है सिंध सोशल साइंटिस्ट फोरम कराची में हमारा ग्रुप है दोस्तों का, उसमें मैं काम करता हूँ। मैं 2 या 3 चीज़ें शेयर करूँगा। और ये काफ़ी दोस्तों ने बड़ी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। पिछले दिनों डान में भी ये शाया हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और काफ़ी चीज़ें जो है हमें भी मालूम नहीं थी वो जो इससे हुई है। सबसे पहले ये है कि कराची की जो आबादी कम दिखाई गई है उसकी वजूहात भी इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर भी आर साहब जो है वो अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि क्यों इसको कम दिखाया गया है दूसरी चीज़। और जब ओनरशिप की बात होती है, ओनरशिप बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है। मैं एक स्टूडेंट की तरह मैंने देखा कि 47 से पहले इस शहर के जो मालकान थे वो हिंदू, पारसी और सिंधी बोलने वाले थे। फिर वो अक़लियत में आ गए। 51 की जो सेंसस हुई उसमें अक़लियत में आ गए। चलते गए। फिर हमारे जो उर्दू स्पीकिंग दोस्त आए, बदकिस्मती थी वो भी 81 की पॉपुलेशन तक जो है 54% अक्सरियत में थे। उसके बाद जो है वो फिर डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। और अभी जो जैसे हमारे दोस्तों ने बताया कि इस शहर की कौन मालकान है, पता नहीं पड़ता कि दूसरे मुल्कों के फ्लैग जब यहाँ देखने में आएंगे तो हम जो इसके असली बाशिंदे हैं हमें तो कंसर्न होंगी ना। इसको ज़रूर जो है हम सबको सोचना चाहिए। थैंक यू। इससे पहले कि मैं किसी दूसरे 2 स्पीकर्स को दूँ, मैं 1 मिनट का एक कमेंट देना चाहता हूँ कि लफ्ज़ ओनरशिप जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने सब में ओनरशिप का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि मैं कराची का ओनर हूँ, बिल्कुल ठीक कहा। व्हेन वी से ओनरशिप, इसके 2 मायने होते हैं। इसके पहला ये होता है कि ये मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूँ, आई एम द ओनर, लीगली मैंने खरीदा है, पैसे दिया है, या मैंने इनहेरिट किया है, मेरे बाप ने दादा ने मेरे लिए छोड़ा, आई एम द ओनर। एंड समबडी कम्स एंड जस्ट पुल्स मी आउट और वो उसका कब्जा कर लेता है। दैट मीन्स कि उसने मेरे घर पे मेरी ओनरशिप पे कब्जा कर लिया है। बट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग ओनरशिप, वी आर नॉट डिस्कसिंग द ओनरशिप एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वी आर डिस्कसिंग द ओनरशिप ऑफ द एंटायर सिटी। उसका मकसद ये होता है कि जब मैं मतलब अपनी गाड़ी के अंदर अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ और मेरे बच्चे जो है रास्ते में जूस लेके पिए और उसके बाद मैं उनसे ये कहूँ कि आप अपना शीशा करके बेटा जूस का डब्बा जो है बाहर फेंक दो सड़क के ऊपर, दैट मीन्स कि आई डू नॉट ओन माई सिटी। दैट इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ ओनरशिप। हम इस हवाले से इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कब्जे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कब्जे की बात करेंगे तो फिर मतलब को पॉलिटिक्स भी आएगी और डिस्कशन भी होगा, उसके ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कब्जा। ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे घर से किसी ने निकाल कर ओनरशिप ले ली। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि यहाँ पे लोगों ने आके एक घर की जगह 20 घर अगर बनाए हैं तो उसके अंदर भी इस शहर के ओनर ही थे ना, जो इस शहर को मैनेज कर रहे थे, जो इस शहर के मालिक थे, जो इस शहर को मतलब इख्तियार रखते थे। ये सारा उनकी कन्वीनियंस से हुआ है। उन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं, उन्होंने रिश्वतें ली हैं, उन्होंने मतलब है कि उसको जो है प्लाट को एक प्लाट पे 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 मतलब है कि बनाने की इजाज़त दी है, वो उसकी ओनरशिप बर्बाद है। मतलब नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है तो मतलब कि इसको हम सिर्फ सिटी की ओनरशिप को रखें कि हम अपने शहर को कितना ओन करते हैं।
हम अपने शहर के लिए कितने पौधे लगाते हैं, हम इस शहर की सफाई का कितना इंतजाम करते हैं, हम इस शहर को मतलब कितना प्यार करते हैं अपने शहर से, इससे समझे। ये तो मतलब है कि हम इस शहर में रहना, हमने अगर इस शहर में है तो हमने प्यार मोहब्बत के साथ रहना, इस शहर की ओनरशिप लेके और इसको हमने आगे बढ़ाना। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू मे डिफर। आप मतलब है कि इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मुंह हिला रहे हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, दैट्स योर राइट। इसीलिए हमने इसका जो नाम रखा है नॉन पॉलिटिकल रखा है हमने इसका, इसलिए कि हमने इश्यूज पे बात करनी है। जी प्लीज आप आइए और एक आप आइएगा, उसके बाद इसको फिनिश हो जाएगा। जी, आज कराची की ऑनरशिप पे बात हो रही है। हमारे दोस्त आए और उन्होंने कहा कि कराची की जो है वो सिंध की एक शहर है, बिल्कुल सिंध का एक शहर है। इस शहर में 3.5 करोड़ अफराद रहते हैं और जब सेंसिस होता है तो वो 1 करोड़ 67 लाख अफराद रहते हैं। इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख सिंधी रहते हैं, इससे ज़्यादा लोग रहते होंगे। जब ऑनरशिप की बात आती है और जब उनका वोट देने का अख्तियार होता है तो वो कराची में अपना वोट नहीं रखते, वो अपना वोट इंटीरियर में रखते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कराची को ऑन नहीं कर रहे। अगर 20 लाख सिंधी हैं तो 20 लाख सिंधी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और यहीं मरेंगे और यहीं जिएंगे अब वो। लेकिन वोटिंग लिस्ट में और सेंसिस में उनका नाम उधर क्यों है? 50 लाख पठान हैं जो यहीं रहते हैं और यहाँ से अब जाएंगे नहीं। जो लोग भी इस शहर को कोई भी ऑन नहीं करता, इस शहर के रहने वाले यानी इस शहर के ताकतवर हल्के जिन्होंने 30 साल 35 साल इस शहर पर हुकूमत की, वो भी इसको ऑन नहीं करते। पठान भी इसको ऑन नहीं करता, सिंधी भी इसको ऑन नहीं करता, महाजिर भी इसको ऑन नहीं करता और कोई भी जो है इस शहर को ऑन नहीं करता। फिर हम कहते हैं कि यार ये कराची का शहर। अगर आप इस शहर के बासी हैं, इस शहर के ऑनर है, तो आपका वोट, आपका सेंसिस में नाम यहीं से होना चाहिए। वरना जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, एक कट डेट लगा के कि इसके बाद जितने लोग भी शहर में आए हैं, यानी 92, 93, 94, 2000 के बाद जो लोग भी शहर में आए हैं, जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, उनको वोट का राइट और उनका सेंसिस में यहाँ नाम नहीं होना चाहिए। ये करना पड़ेगा, बैठकर इसके डायलॉग करने पड़ेंगे। हम सिर्फ बातें करते हैं कि ये हमारा शहर है। अगर आपका शहर है तो आपका वोट यहाँ होना चाहिए। अगर पठानों का शहर है तो पठानों का वोट यहाँ होना चाहिए। पंजाबियों का शहर है तो पंजाबियों का वोट यहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। This is the last speaker, then we will go for a cup of tea. Thank you very much. मेरा नाम जाहिद फारूक है और मैं अर्बन रिसोर्स सेंटर URC से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सिर्फ एक दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कराची जिस तरह हैदराबाद सिंध का शहर है, सक्खर सिंध का शहर है, कराची भी उसी तरह सिंध का शहर है। एक बात, कराची में जो हम लोग रहते हैं, मैं बाय फेथ क्रिश्चियन हूँ और कटी पहाड़ी के पास पहाड़गंज के नाम से इलाका वहाँ रहता हूँ। मैं कराची के इश्यूज पे बात करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक अर्बन रिसोर्स सेंटर से है। कराची में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। सड़क के ऊपर पानी नजर आता है, नदी में पानी नजर आता है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारी आबादी में हब डैम से पानी आता है और आज 22 दिन हो गए पानी आए? क्या वजह है? मैं किसी मजहब के लिए बात नहीं करूँ, वहाँ पे हमारे दूसरे पख्तून दोस्त भी हैं, दूसरे दोस्त भी हैं। दूसरी बात, कराची हम सबका है। ओनरशिप की, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम कराची वाले कराची को ओन करें पॉलिटिकली। हम कराची वाले प्रेशर डालें सरकार के इदारों पे। ये जो सड़कें, अभी मैं जब आ रहा था, बारिश हो रही थी, मोटरसाइकिल पे था, भीग गया, लेकिन 2, 3, 4 गाड़ियां बहुत मुश्किल से खड्डों से निकल रही थी। और ये किसी छोटी सड़क की बात नहीं कर रहा हूँ, शारा फैसल के साथ लिंक रोड की बात कर रहा हूँ। तो हमें पानी के ऊपर देखें, हमारी ज़रूरत है 1200 MGD मिलियन गैलन डेली सप्लाई होता है 450। लड़ाई तो होगी,
अभी दोस्तों ने कहा 14 अगस्त वाला वाकया, इससे पहले भी ये वाकया हुआ है। बात करने की ज़रूरत है, नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। वहाँ कुछ ऐसे दोस्त पावर में आना चाहते हैं, सियासी तौर पे कराची तकसीम है, हम इसको मानते हैं कि कुछ इलाकों में उर्दू स्पीकिंग पावर में है, कुछ इलाकों में पख्तून स्पीकिंग पावर में है, कुछ इलाकों में हमारे सिंधी स्पीकिंग दोस्त पावर में है, और वो उसी तरह की सीटें भी होती हैं। पॉलिटिकली MPA MNS जो बनते हैं वो भी उसी बुनियाद पे बनते हैं। हमें बल्दियाती इदारों के ऊपर देखना चाहिए, उनसे बार बार बात करें, जिस तरह आज आरफ साहब को हमने बुलाया है। आगे चल के जो हम सोचते हैं कि कराची में ये मतवक्को तौर पे ये पार्टियों के मेयर आएंगे, उनके साथ बात करें। कराची अब वो 1947 वाला कराची नहीं रहा। हमें हकीकत की दुनिया में आकर देखना चाहिए कि 2022 में कराची कितना फैल चुका है। अनप्लैंड है, मान लिया। पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये भी मान लिया। रिसोर्सेज कम है, ये भी मान लिया। लड़ाई हो रही है, ये भी मान लिया। शराब बोर्ड पे 14 अगस्त नहीं मनाया गया, ये भी वीडियो है। लेकिन हम सबको कराची की ओनरशिप रखनी है और हमें ये जो बल्दियाती इशू हैं इनके ऊपर बार बार बात करने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि मैं अर्बन रिसोर्स सेंटर इस कंसर्न सिटीजन के साथ भी अटैच हूँ और हम बार बार कोशिश करेंगे कि बात हो, अर्बन इश्यूज पे बात हो। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.